अपने चैनल मैथ किंग मेकर में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। उसका आज डे 4 है। डे 1, डे 2, डे 3 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। बहुत सारे इंटीग्रेशन के तरीके हम पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे अभी तक डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखा है तो पहले डे 1, डे 2, डे 3 लेक्चर को जाके देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक भेज दूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल टाइप्स। लेक्चर को समझने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो कुछ स्पेशल टाइप के हम इंटीग्रेशन आज पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसका हमें मान लो इंटीग्रेशन करना है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है। स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो एक हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और यहाँ पे 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन आई। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाओ। पहला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स आएगा माइनस इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 2 और फिर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और फिर सारे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर यहाँ पे कुछ डाउट आ रहा है तो आप वहाँ पे लेक्चर जाके देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, तो समझ आ जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने इसको दो पार्ट में ए स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, ए स्क्वायर प्लस कर दिया। कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो क्यों किया उसका लॉजिक आपको अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट और माइनस ये बचेगा ए स्क्वायर को बाहर लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट और इसका इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू क्या है भाई? आई है। ये आई के बराबर था ये, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स आई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस आई माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट और इसको लिख देंगे हम यहाँ पे c लिख देंगे। ठीक है, c अभी मत लिखो, लास्ट में लिखेंगे उसको। तो अब ये i उधर जाके 2i हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, और i अब i इसको 2 को इधर डिवाइड में ले लो तो ये हो जाएगा x बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस ये ए स्क्वायर था ना यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने लिख दिया c। तो इस तरह से यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये आ गया। अगर यहाँ पे ये प्लस हो जाता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है तो बहुत सिंपल सा छोटा सा एक चेंज आएगा इसमें बस। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसमें छोटा सा एक चेंज हो जाएगा। मैं आपको इसके लिए इसको जो है होमवर्क छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको ये डिराइव करना है फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है तो ये ऑब्वियसली बन जाएगा एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस यहाँ पे माइनस की जगह हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लोग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो कुछ ये छोटे छोटे चेंजेस आए हैं। एक तीसरा फॉर्मूला भी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर आई हमारा दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ लेकिन आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको खुद ड्राइव करके देखना है और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं आपको इसका डेरिवेशन भेज दूंगा। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हो जाएगा आराम से।
चलो अब इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर दिया है 23। एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या दिया है कि आई इज इक्वल टू x² + 2x + 5 का अंडर रूट और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका x² + 2 × 1 × x प्लस, अब देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर अगर हम बना दें तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 5 था, हमने 1 लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये इसका इंटीग्रेशन। अब देखो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम, x + 1 को हम y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y रख दिया प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, और ये हो जाएगा dy। फॉर्मूला बहुत सिंपल, आपका x² + a² का फॉर्मूला बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो आराम से, y × y/2 × y² प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, यही फॉर्मूला है ना, माइनस प्लस आएगा उसमें a²/2 यानी कि 2² 2 log y प्लस y² प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है, x + 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y² प्लस 2 स्क्वायर की वैल्यू यही है, x² प्लस 2x प्लस 5 का अंडर रूट प्लस 2²/2, ये हो जाएगा 2 log, और ये हो जाएगा x + 1 प्लस, और ये वैल्यू यही हो जाएगी आपकी x² प्लस 2x प्लस 5 का अंडर रूट, और यहाँ आ जाएगा प्लस c। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो इस तरह से बहुत आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में उसको बस रखना है, वैल्यू पुट करनी है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 24। 24 क्या कहता है, 24 में दिया है कि i की वैल्यू दी है उसने 3 - 2x - x² का अंडर रूट। देखो ये भी सिंपल, फिर इसी में आपको कन्वर्ट करना है इसको जस्ट। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे हम इसको, देखो पहले ये वाला है आपका, इसको बना लो। कैसे बनाओगे, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x + x²। ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, तो ये फॉर्मूला वही पुराने वाला हो जाएगा, x² + 1² प्लस 2x। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, हमने यहाँ पे 1 को माइनस किया है, तो 1 को हमें प्लस भी करना पड़ेगा। माइनस किया है ना 1 को प्लस कर देंगे, तो +1 करेंगे तो 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2² माइनस दिस 1। ओके, अब इसको लिख देंगे हम 2² माइनस, ये हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कि किस फॉर्म में आ गया ये, x + 1 को y लिख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dx इज इक्वल टू dy हो जाएगा। तो dx इज इक्वल टू dy लिख दो, 2² माइनस y² dy आ जाएगा। अब आप खुद ही समझदार हो, a² माइनस x² का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, बस सिंपल। ठीक है, फिर इजीली आराम से हो जाएगा। और लास्ट में जब y में आंसर आ जाएगा तो y की जगह पे क्या रख दोगे, x + 1 रख दोगे। इसी पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज नंबर 7.7। बहुत सिंपल है, इजीली कर सकते हो। कोई डाउट आते हैं तो कमेंट करो, आप पूछो डाउट अपने। ठीक है, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अभी पढ़ेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, देखो अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है, दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो ये कुछ वैल्यू लिखते हो, प्लस में यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लिखते हो। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं हम, तो उसकी वजह से इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं हम, क्योंकि इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे ये डिपेंड करता है ना। तो कोई इसकी डेफिनेट वैल्यू तो होती नहीं, फिक्स वैल्यू तो होती नहीं। सी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे आई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि एक फिक्स वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की।
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा एक पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर अप्लाई होता है। तो उस डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। कांस्टेंट क्यों नहीं आएगा उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कैसे, इंटीग्रेशन का सिंबल बनाओ a to b fx dx। fx मान लेते हैं कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उस कंटिन्यूस फंक्शन को अगर हम a से b, यहाँ पे मैंने लिमिट ले लिया, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। इंटीग्रेशन, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, a से लेके b तक, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें, ये फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें x इज इक्वल टू ए से लेके और x इज इक्वल टू बी तक करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, ठीक है। ए से लेके बी तक इस कर्व ने और एक्स एक्सिस ने कितना एरिया कवर किया है, उस एरिया को कहते हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो ए से लेके बी तक जो ये कर्व एरिया कवर कर रहा है एक्स एक्सिस पे, वो एरिया हमें फाइंड करना होता है। तो उस एरिया को कहते हैं हम इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, अंडरस्टूड। और यहाँ पे जो ए होता है, ए को कहते हैं हम लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और बी को कहते हैं हम अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इट इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल। इसकी कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी, यहाँ पे सी नहीं आएगा, सी यहाँ पे नहीं आएगा, फिक्स वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अभी हम पढ़ेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट ऑफ ए सम की तरह भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को कह सकते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल कंसेप्ट में बताऊंगा आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करने का, और एक कंसेप्ट है कि लिमिट ऑफ ए सम, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट एज द लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है समेशन। फंक्शन, ये जो फंक्शन आपने यहाँ पे बनाया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन का, ये फंक्शन एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं कि x ज़ीरो, यहाँ पे हमने इसकी लोअर लिमिट हमने कंसिडर करी a, ठीक है, और इसकी अपर लिमिट हम कंसिडर कर रहे हैं, मान लेते हैं b। तो ये हमने कंसिडर करा है b। तो इसको अब हम क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में, n नंबर ऑफ पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहला पार्ट हमने बना दिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका x1, फिर दूसरा पार्ट बनाया, ये हो जाएगा x2। तो इस तरह से लास्ट तक आते आते क्या हो जाएगा, ये xn हो जाएगा, ठीक है। n नंबर ऑफ पार्ट्स हमने इसके बना लिए, तो लास्ट में जाते जाते ये xn हो जाएगा, और xn को हमने मान लिया b, ठीक है। और इसकी विड्थ हम मान लेते हैं h, विड्थ क्या मान लेते हैं हम इसकी, h विड्थ मान लेते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अगर x0 a है तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा a प्लस h, x2 हो जाएगा a प्लस 2h, x3 हो जाएगा a प्लस 3h, और इस तरह से xn क्या हो जाएगा, a प्लस nh, ठीक है। और xn क्या है हमारा, b है ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, n इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन h, n की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। तो n की वैल्यू ये आ गई, या h की वैल्यू भी यही हो जाएगी, b माइनस a अपॉन n, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि h और n क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू, h की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है, h की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है, तो n किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। सो यहाँ पे आपने एक कंसेप्ट देखा कि इफ़ h टेंडिंग टू ज़ीरो देन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर h जो है जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो
एन किसकी तरफ टेंड करेगा आपका, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब हमें क्या करना है कि इंटीग्रेशन निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन निकालना है। तो मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, ए से लेके बी तक अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो दैट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द कर्व फ्रॉम ए टू बी बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व। ये कितना, ये वाला जो टोटल एरिया है, इस एरिया को अगर हम निकाल लें सो दैट विल बी द डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व। समझ में आई बात। देखो अब ये देखो, ये स्ट्रिप है आपकी, है ना। इस स्ट्रिप का जो एरिया है, ये स्ट्रिप को अगर हम बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है, और भी ये h जो है अगर लगभग 0 के बराबर आ जाए तो देखो ये एक स्ट्रिप है यहाँ पे, और दूसरी स्ट्रिप भी अगर इसी के ऊपर आ जाए, है ना, दूसरी स्ट्रिप भी अगर इसी के ऊपर आ जाएगी तो इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा, देखो इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ इसकी h के बराबर है ना। हर एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, h है। ओके, और रेक्टेंगल की तरह अगर ये काम करेगा तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी विड्थ इनटू इसकी लेंथ। लेंथ क्या होगी इसकी, देखो अगर मान लेते हैं ये x0 पॉइंट पे ये वाली स्ट्रिप बन रही है, x0 पॉइंट पे x0 से लेके और x1 भी इसके लगभग पास में ही है, तो ये स्ट्रिप बन जाती है। तो इसकी विड्थ कितनी हो जाती है, h हो जाती है। ठीक है, अब ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी इस फंक्शन की x0 पे वैल्यू, है ना, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है। तो जब x की वैल्यू x0 है मतलब a है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, fa आ जाएगी। तो ये जो लेंथ आ जाएगी ये आ जाएगी कितनी, fa आ जाएगी। समझ में आई बात। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, h इंटू fa हो जाएगा, है ना। अगले वाले पॉइंट पे अगर x1 से और x2 मिलके जो एक स्ट्रिप बनेगी, उस स्ट्रिप का भी यही विड्थ होगा, h ही विड्थ होगा उसका भी। लेकिन वहाँ पे x1 पे हमें ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो x1 पे, x1 क्या है, x1 है आपका a प्लस एच। तो a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f a प्लस एच हो जाएगी, बट इसकी विड्थ h ही रहेगी, है ना। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विड्थ इंटू लेंथ, तो h इंटू ए प्लस एच। तो इसी तरह से आपके कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप बनेंगे, आपके बनेंगे n-1 नंबर ऑफ स्ट्रिप, है ना। क्योंकि देखो दो लाइन से मिलके एक स्ट्रिप बन रही है, तो आपके पास कितनी लाइन है, n नंबर ऑफ लाइन है आपके पास। तो आपके पास स्ट्रिप जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, n-1 स्ट्रिप बनेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसकी जगह पे मैं अगर इसका पूरा का पूरा एरिया मैं फाइंड करूँ तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मैं इसको लिख देता हूँ P और इसको Q R S। तो एरिया P Q R S किसके बराबर आ जाएगा भाई, समझ में आया ना कंसेप्ट। H की वैल्यू, H तो सब में कॉमन आ जाएगा, है ना। और मैं इसको लिख सकता हूँ FA प्लस FA प्लस H प्लस, और लास्ट वाला क्या बचेगा, FA प्लस n-1 इंटू H। कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल। तो ये आ जाएगा आपका टोटल एरिया। अब इस एरिया को, अब ये देखो टोटल एरिया आ गया। अब अगर h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड होगी तो n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगी, है ना। तो जब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगी तो यहाँ पे बहुत पतली पतली स्ट्रिप बन जाएंगी। तो पतली पतली स्ट्रिप बन जाएंगी तो इस एरिया को मैं कह सकता हूँ कि दिस एरिया विल बी इक्वल टू द दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। कब, जब ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा हो, तब होगा ये एरिया इसके इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसका लिमिट लिख देता हूँ। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि a टू b fx dx विल बी इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर इस एरिया का मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दूं, मतलब इसके नंबर n नंबर ऑफ इनफाइनाइट पार्ट्स अगर मैं इसके बना दूं, n अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है तो इस एरिया को मैं लिख सकता हूं इस इंटीग्रेशन के बराबर। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो h की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
b माइनस ए अपॉन एन, h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। लिमिट का कंसेप्ट है हमारा कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, h की जगह पे b माइनस ए अपॉन एन लिख लिया, b माइनस ए अपॉन एन। अब मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ, तो n को हमें लिखना पड़ेगा 1 अपॉन n, ठीक है। और अंदर में ये आ जाएगा एफ ए प्लस एच, और यहाँ पे प्लस करते करते लास्ट की जो टर्म आएगी आपकी एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इस तरह का कंसेप्ट बन गया कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ ए सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम फाइंड करते हैं वो हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से अब क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट आपने पढ़ा है, लिमिट ऑफ ए सम पढ़ा है आपने, उसके लिए आपका लिमिट का जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट का खेल है, लिमिट आपको बार बार अप्लाई करनी पड़ेगी। तो लिमिट अगर समझ नहीं आती होगी तो क्वेश्चन में मुश्किल हो जाएगी। 24 क्या दिया है कि 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो अब इसका हम क्या करेंगे, इसको करना है हमें फाइंड दिस इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम, एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करो, जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, a to b fx dx, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और fx क्या दिया है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 दिया है। समझ में आई बात। तो आपका फॉर्मूला क्या है लिमिट ऑफ ए सम फाइंड करने का। अब यहाँ पे h की वैल्यू निकाल लो, h की वैल्यू क्या होगी, b माइनस ए बाई एन। b कितना है 2 माइनस 0 बाई एन, यानी कि 2 बाई एन। h की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 बाई एन। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ए सम की तरह b माइनस ए, तो b माइनस ए कितना हो जाएगा 2 माइनस 0, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिख दोगे आप 1 अपॉन n, ठीक है, इनटू एफ ए कितना है f0, ठीक है। यहाँ पे एफ ए प्लस एच वो सब लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे f0 प्लस, ठीक है, h की वैल्यू कितनी है, n तो हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा f0 प्लस h, ठीक है, fa प्लस h, a की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा f0 प्लस h, और ये हो जाएगा f0 प्लस 2h, ठीक है, और लास्ट में आएगा f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। फॉर्मूले में रख दिया हमने सिंपल। तो ये हो जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n। f0 कितना आ जाएगा भाई, f0 आ जाएगा आपका 1, x की जगह 0 रख दो तो 1 आ जाएगा, प्लस f0 प्लस h मतलब fh कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा f2h, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक टर्म ये आ गई, प्लस इसी तरह से यहाँ क्या देखोगे आप n माइनस 1h, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 स्क्वायर, n माइनस ओके n माइनस 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 1 1 1, कितनी बार 1 आ रहा है, n टर्म्स तक 1 लिख रहे हैं हम, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये n टर्म्स, तो n टर्म तक हम 1 लिख रहे हैं, तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस
1 अप टू n टर्म्स, ठीक है, अप टू n टर्म्स ये हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया आपके पास h स्क्वायर 2h², ठीक है, इस तरह से ये बच गया आपके पास। तो h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 2/n, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ इसको, 2/n का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2/n का होल स्क्वायर, प्लस इस तरह से हम आगे उसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/n - 1 का स्क्वायर, सॉरी ये है आपका n - 1 स्क्वायर, ठीक है, और h की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2/n का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इसको जब n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये हो गया आपका n, प्लस यहाँ पे देखो 2/n का होल स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, है ना। तो 2/n का होल स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, या 1/n का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, 2²/n² ही कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2²/n² हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बचेगा कितना 2², ये हो जाएगा 2², इसी तरह से 3² बचेगा, और लास्ट में जाके क्या बचेगा n - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सम ऑफ स्क्वायर्स का सम पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। तो स्क्वायर्स का सम, इंटीजर्स के स्क्वायर का सम वाला फॉर्मूला है, बट ये n - 1 टर्म्स तक है, ठीक है। अगर वो किसी को पता नहीं है तो मैं एक बार याद दिलवा देता हूँ आपके, कि हमने पढ़ा था 11th क्लास में, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो 11th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ n = 1 to k = 1 to n और k², ठीक है। सम ऑफ इंटीजर्स अप टू n हमने क्या पढ़ा था, n × n + 1 2n + 1/6, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जो सम करेंगे, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n - 1 नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रख देंगे हम, अगर ये n की जगह पे n - 1 हो जाए, n की जगह पे क्या रखेंगे, n - 1 हो जाए, k = 1 to n - 1 और k² हो जाए, तो यहाँ n की जगह पे रखेंगे हम n - 1, n + 1 की जगह, जब n की जगह n - 1 रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा n, और ये कितना हो जाएगा 2 × n - 1 2 × n - 1 + 1/6, तो ये हो जाएगा n - 1 × n 2n - 2, तो ये हो जाएगा 2n - 1, ठीक है, /6। समझ में आई बात। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 1/n n + 2² और इसकी जगह पे हमने लिख दिया n - 1 n 2n - 1/6, ब्रैकेट कर देंगे बंद, ठीक है। यहाँ पे देखो इस n से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाती है, ये है 2², तो 2² को मैं लिख देता हूँ 4 को 2 से कट करेंगे 2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 2 से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है इसमें, तो ये हो जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम इसको n को अंदर ले जाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस
अब ये हो जाएगा इधर एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर में अब एन से इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो। लिमिट का सिंपल कंसेप्ट अब हमें लिमिट करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन, 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू 2 माइनस 1 अपॉन एन, 2 माइनस 1 अपॉन एन, ठीक है। और ये कितने से डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। ये सिंपल चीज़ है। अब इसको हमें सिंपली लिमिट लगा के इसकी वैल्यू निकालनी है। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये 1 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गई भाई। n प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये लिख दिया हमने n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन, n प्लस 2 बाई 3 n माइनस 1 2n माइनस 1। ओके, ये 2 भी तो बच रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये तो भूल ही गए हम, 2 बाई 3 भी बचा हुआ है यहाँ पे, 2 बाई 3 भी यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 नहीं आएगा यहाँ पे, तो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 4 बाई 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 बाई 3, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह कर लो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7, सिंपल ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। 3 प्लस 4 7, 7 इंटू 2 14, 14 बाई 3 आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आ गया? 14 बाई 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन एज ए द सम ऑफ लिमिट ऑफ ए सम अब भी आप फाइंड कर सकते हो, तरीका यही है। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 26 है, 26 भी आपको ऐसे ही करना है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, उसी के बेस पे आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 7.8 है, ठीक है। 7.8 भी इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम, इसी पे बेस्ड है, पूरी हो जाएगी। कोई डाउट अगर आते हैं फिर भी तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सोल्व करके क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। ओके, अभी 7.8 एक्सरसाइज करने के बाद में कुछ फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस की, उन थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड कर रहे हैं a to b, so that integration is nothing but it is the area between the curve and x-axis from a to b, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक एरिया फंक्शन बन रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे तो ये अगर कोई कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, ए से लेके बी तक हमें एरिया फाइंड करना है इस कर्व का, ठीक है। तो एक एरिया फंक्शन बन जाता है, उस एरिया फंक्शन को हम मान लेते हैं ए एक्स, समझ गए बात। तो ये एरिया फंक्शन किसके बराबर होगा? एरिया फंक्शन इसके इंटीग्रेशन के बराबर होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट है ये। अब इसमें एरिया फंक्शन बनाना है हमें, तो फंक्शन के लिए यहाँ पे एक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बनेगा एक पॉलिनोमियल बनेगा, कोई ये कर्व ही बनेगा ना, एक्स में कोई पॉलिनोमियल बनेगा। तो ए टू एक्स अगर रखेंगे, एफ एक्स डी एक्स रखेंगे, तो हम वी कैन फाइंड आउट एरिया फंक्शन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, बहुत सिंपल है। देखो एरिया फंक्शन को, एरिया फंक्शन क्या है? एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए टू एक्स, तो वी आर फाइंडिंग एरिया फंक्शन। तो इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एफ एक्स मिलना चाहिए, है ना। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है वो यही है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि भाई अगर ए डैश एक्स करेंगे तो हमें मिलना चाहिए एफ एक्स। सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, थ्योरम नंबर 2 क्या है? थ्योरम नंबर 2 है कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करते हैं, देखो एफ एक्स का, ये पहले ये ध्यान दो कि एफ एक्स डी एक्स जो है वो किसके बराबर है? मान लेते हैं एफ एक्स के बराबर है।
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। कॉन्स्टेंट की बात अभी छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं आएगा। तो अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे कैपिटल एफ एक्स आता है तो क्या होगा, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो हो जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। समझ आई बात? तो क्या करना है हमें, पहले हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है x के लिए। उस इंटीग्रेशन पे जो फंक्शन मिलेगा हमें, उस फंक्शन में पहले b की वैल्यू रखनी है और फिर a की वैल्यू रखनी है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये एप्लीकेबल है हमारे लिए, कैसे हमें इसको यूज़ करना है। मान लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन है हमारे पास x dx, छोटा सा एक ले लिया मैंने 1 to 2, ठीक है। तो अभी हमें इसका इंटीग्रेशन पहले फाइंड करना है। इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, x²/2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई एफ एक्स यहाँ पर क्या है, x है, और कैपिटल एफ एक्स यहाँ पर क्या आ गया, x²/2 आ गया। तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ f2 माइनस f1। f2 कितना आ जाएगा, 2² माइनस 1² यानी कि 4/2 माइनस 1/2 यानी कि 2 माइनस 1/2। तो आंसर कितना आ गया, 3/2। समझ आई बात? तो इसको हमें इस तरह से करना है। तो ये है हमारी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन जितने भी करेंगे इसी फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है कि पहले इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये a to b एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पे एफ एक्स आ गया आपका, और ऐसे लिखते हैं इसको एफ एक्स बी टू ए, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, और बी लोअर लिमिट, अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट बी है। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा। अभी जितने भी क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन के करेंगे उन सब क्वेश्चन में हम यही चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं, ओके। चलिए तो इसको आगे पढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर देखो, 1-2 क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, बाकी सब क्वेश्चन आपको खुद करना है, बहुत इजीली हो जाएंगे। तो 27 में क्या है, 2 to 3 x² dx, ईजिली कर लोगे। इसका करना है हमें x³/3, इंटीग्रेशन लगाया 2 to 3, वैल्यू रखनी है। तो ये हो जाएगा 3³/3 माइनस 2³/3, आंसर निकाल लोगे, ठीक है। सोल्व करके आंसर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, कंसेप्ट समझ में आया ना। पहले इंटीग्रेशन लिखना है, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, लोअर लिमिट नीचे लिखनी है, अपर लिमिट ऊपर लिखनी है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है, ठीक है, फंक्शन में रख के। अब एक है 4 to 9 x√/30 माइनस x⁻³ और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हमें करना पड़ेगा, है ना। पहली चीज़ तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, लेट 30 माइनस x⁻³ इज इक्वल टू t, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करो तो ये हो जाएगा -3/2 x⁻1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे ये वैल्यू यानी कि x√dx किसके बराबर आ जाएगा, -2/3 dt। तो x√dx को क्या लिख सकते हैं हम, -2/3 dt। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट भी है कि अब हमारा जो इंटीग्रैंड हो गया वो किस में हो गया, वो t में फंक्शन बना दिया अब हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू भी चेंज होती है, समझ आई बात। जो आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, उसमें तो हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करके उसको t में आंसर लिख देते हैं, और t को फिर लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो t को
एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, टी की जगह पे एक्स रख देते हैं। बट यहाँ पे हमें लिमिट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो व्हेन जब x की वैल्यू 4 है तो t की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देन t इज इक्वल टू 30 माइनस 4 की 3/2, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2 टू द पावर 2 3/2, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 3 8 हो गया, 30 माइनस 8 दैट इज 22। ठीक है, तो लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे हम 22। समझ में आई बात? लोअर लिमिट 22 हो गई। व्हेन x इज इक्वल टू 9, जब x की वैल्यू 9 है तो तब t की वैल्यू निकाल लो। देन t इज इक्वल टू 30 माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 टू द पावर 3 27 हो गया, तो 30 माइनस 27 तो कितना आ गया? 3 आ गया, तो ये आ गया 3। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लोअर लिमिट हमेशा छोटी हो, अपर लिमिट हमेशा बड़ी हो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आपके, लोअर लिमिट बड़ी है और अपर लिमिट छोटी है ना। x dx की जगह पे क्या रख देंगे हम, -2/3 dt रख देंगे। -2/3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 30 माइनस इसको मैंने क्या मान लिया था, t मान लिया था, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1/t आ जाएगा, है ना। और -2/3 ऑलरेडी था तो उसको लिख देंगे हम +2/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 22 से 3 तक लगाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे 2/3, तो हो जाएगा 1/3 माइनस 1/22। सोल्व कर लो, जो सोल्व करके आंसर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे ये कंसेप्ट पकड़ के चलना है और क्वेश्चन करने हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूशन हम कहीं पे कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमने x का t में सब्स्टिट्यूट किया है तो t की लिमिट, ये जो लिमिट की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। x के लिए ये वैल्यू थी, t के लिए वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके, इसी का एक पार्ट और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, x dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो वहाँ पे मैं नहीं जाता हूँ, मैं इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि f(x) की जो वैल्यू है वो है x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। तो जब हम f(x) को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस log x प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2 ऑफ log x माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका कैपिटल f(x), है ना। तो अब लिमिट क्या रखनी है आपको, 1 से लेकर 2 तक लिमिट रखनी है। तो i किसके बराबर हो जाएगा, f2 माइनस f1। क्लियर है, उसमें वैल्यू रख दो। f2 रखोगे तो क्या बनेगा, log 2 प्लस 1 प्लस 2 log 2 माइनस 2, है ना, और फिर माइनस, अब यहाँ पे 1 रख दो तो log 1 प्लस 1 प्लस 2 log 1 माइनस 2। ठीक है, ये हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस log, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 log 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं 4 हो जाएगा भाई, सॉरी x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस log 3 प्लस 2 log 4 माइनस log 2 माइनस 2 log 3। ठीक है,
माइनस log 3 माइनस 2 log 3 माइनस 3 log 3 हो जाएगा, और 2 log 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 2 का स्क्वायर माइनस log 2, तो हो जाएगा माइनस 3 log 3, और 2 स्क्वायर इधर पहले आ जाएगा, 4 log 2 हो जाएगा माइनस log 2 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 3 log 3 और प्लस 3 log 2। 3 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम, सो 3 यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ये बचेगा log 2 माइनस log 3। ठीक है, अब log a माइनस log b हो जाता है log a बाई b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 log 2 बाई 3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका 3 log 2 बाई 3। कहीं गड़बड़ है यहाँ पे, ये तो माइनस होगा ना, यहाँ पे ये माइनस है, ओके, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4 5, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 log 2, और ये हो जाएगा माइनस 3 log 3, तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम, ओके, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको ध्यान देंगे हम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log पावर में, इसको लिख सकता हूँ, तो इसको भी पावर में लिख देंगे, तो हो जाएगा माइनस log 3 to the power 3 प्लस log 2 to the power 5। ठीक है, इसको लिख देंगे 27, इसको लिख देंगे 32, तो ये हो जाएगा log 32 माइनस log 27, तो ये हो जाएगा log 32 बाई 27। तो इस तरह से आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद इसी में एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी आप इजीली कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यह इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन देखो, मेन कंसेप्ट हमारा समझना है कि ये लिमिट को कैसे पुट करते हैं। ओके, बाकी तो सिंपल पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, जो इंटीग्रेशन आप पीछे पढ़ चुके हो वही सब है इसमें, तो इजीली आप आराम से कर सकते हो। ओके, और अब पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करते हुए कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे तो हमें क्या करना है, लिमिट की वैल्यू भी चेंज करनी है, क्योंकि वेरिएबल जब चेंज होगा तो लिमिट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बस यही कंसेप्ट है इसमें। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई दी है, लिमिट चेंज करनी पड़ती है, हमें लिमिट की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 7.10 भी आपकी आराम से हो जाएगी। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी होती हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डमी वेरिएबल होता है। वेरिएबल जो होता है वो डमी होता है। डमी वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर आप a to b fx dx लिखो तो इसको मैं a to b ft dt भी लिख सकता हूँ। ठीक है, केवल तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डमी है। भाई x लिख लो या t लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट तो सेम ही है। ठीक है, इसका भी आंसर वही आएगा, इसका भी आंसर वही आएगा। भाई देखो, अगर आप a to b x² dx निकालते हो और एक मान लो यहाँ पे 0 to 1 x² dx निकालो और 0 to 1 t² dt निकालो, तो क्या आंसर में कोई फ़र्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये भी x³/3 हो जाएगा 0 to 1 और ये भी t³/3 हो जाएगा 0 to 1, तो आंसर में कोई फ़र्क आएगा ही नहीं। ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0, तो 1/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/3 माइनस 0, तो ये भी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे चाहे आप वेरिएबल कुछ भी लिख लो तो आंसर आपका सेम ही रहता है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं हम डमी वेरिएबल कंसेप्ट। ठीक है, ओके, अभी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर लिमिट को हम इंटरचेंज कर देते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा हमें, और हम इसको लिखेंगे fx dx। बिल्कुल सिंपल है, ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। देखो ये क्या होता है,
इसको हम लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। समझ गए बात? इसको लिखा जा सकता है एफ बी माइनस एफ ए, तो मैं माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ एफ ए माइनस एफ बी। ये लिख दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इस इक्वल टू इसके हो जाएगा बी टू ए एफ एक्स। समझ में आई बात? तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। तो लिमिट को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो यू हैव टू पुट ए नेगेटिव साइन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े इंटीग्रेशन आप इजीली इन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो, आराम से कर सकते हो। तो एक इंटरवल है हमारे पास ए बी और उसके बीच में कहीं एक सी पॉइंट पड़ता है, ठीक है? ए बी और उसके बीच में कहीं सी है। तो ये कह रहा है कि भाई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं एफ सी माइनस एफ ए लिख सकते हैं इस वाले पोर्शन को, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ सी लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एफ बी माइनस एफ ए बचेगा। एफ बी माइनस एफ ए क्या होता है? ये होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर है। तो अगर कोई बीच में एक कांस्टेंट है, बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ए से सी तक हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सी से बी तक इंटीग्रेशन करेंगे। तो वो इंटीग्रेशन देखो, आप इसको सिंपल इस कंसेप्ट से समझो कि अगर इंटीग्रेशन क्या है, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन अगर हम ए से सी तक निकालेंगे तो ये वाला एरिया हो जाएगा, सी से बी तक निकालेंगे तो ये वाला एरिया हो जाएगा, और ये टोटल एरिया क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ से इस ग्राफ से भी आप, इस कर्व के कंसेप्ट से भी आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कहता है कि अगर लिमिट आपकी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो हम उसको लिमिट को दोनों को ऐड करके और एक्स में से माइनस करें तो भी जो है उस फंक्शन पे के इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पे। कंसेप्ट सिंपल क्या है कि हम ए प्लस बी माइनस एक्स को टी रख लेते हैं। लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। इसको हमने क्या कर लिया, टी के बराबर रख लिया, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी, या डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी टी। समझ गए बात? ओके, तो हमने इसको इसमें ये रख लिया हमने, तो ये बन गया आपका। अब देखो लिमिट चेंज हो जाएगी, फिर हमारी लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी। अब जब x a के बराबर है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? एट x इज इक्वल टू ए, टी की वैल्यू क्या है? a प्लस बी माइनस ए से a कैंसिल हो जाएगा तो t की वैल्यू b हो जाएगी। तो क्योंकि हमारा जो इंटीग्रैंड है वो t में बन जा रहा है, तो इसलिए लिमिट भी t में पुट करनी पड़ेगी। एट x इज इक्वल टू बी, टी की वैल्यू क्या है? a प्लस बी माइनस बी, बी से b कैंसिल हो गया तो a आ गया, तो लिमिट आ गई b टू a। और माइनस डी टी रखेंगे तो यहाँ पे एक माइनस भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एफ टी डी टी। अब देखो मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि डमी वेरिएबल है, इसको चाहे आप एफ एक्स लिख लो चाहे एफ टी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो माइनस दूसरी प्रॉपर्टी से क्या कहते हैं कि माइनस अगर हमें अंदर घुसाना हो तो क्या करेंगे, हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं, तो ये माइनस को खा जाएगा। तो इसका मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो भी देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी टी। देखो ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, जो पिछले वाली प्रॉपर्टी आपकी उसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पे बी की देखो पिछली वाली जो प्रॉपर्टी है उससे इसका कंपेयर करो। ए की वैल्यू 0 रखी है, बी की वैल्यू ए रखी है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर लिख सकते हैं। तो इससे थोड़ा कंपैरिजन करो, ए की जगह पे 0 है, बी की जगह पे ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं पिछली प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 टू ए एफ ए प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। प्रूव हो गया, बहुत सिंपल है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है कि लिमिट अगर उसकी 0 टू 2a है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी देखो इसको कैसे करना है। देखो अगर ये f2a माइनस एक्स, इफ f2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर हो जाता है, देन हम क्या कहेंगे कि fx जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना है, 2a है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये f2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर हो गया तो इसको कैसे लिखा जा सकता है। सॉरी, अब इसमें देखो एक चीज़ कर लो आप, ये नेक्स्ट वाले में चले गए हम। अभी इसको आप क्या करो, लेट 2a माइनस एक्स को हम मान लेते हैं t, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी या डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी। अब लिमिट की बात आती है, लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स जब 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 2a आएगी, t इज इक्वल टू 2a। एट एक्स इज इक्वल टू a है जब x तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू आएगी a, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें, तो ये हो गया 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमने क्या करा, इसको t में कन्वर्ट कर लिया। तो लिमिट क्या हो गई इसकी, लिमिट हो गई इसकी कितनी, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी है, 2a है, और जब x की वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू कितनी है, a हो जाएगी, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा माइनस, क्योंकि dx की वैल्यू माइनस dt के बराबर है। तो ये हो जाएगा ft dt, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस को अंदर लेने के लिए लिमिट को चेंज ओवर कर देंगे, तो ये हो जाएगा a टू 2a ft dt। अब हम पहली प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी से, इसको मैं लिख सकता हूँ fx dx। समझ में आई बात, ओके। अभी देखो इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a, इसकी वैल्यू क्या आ गई, a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। जो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, 0 टू a और a टू
2a एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको लास्ट वाली लिमिट में लिख सकते हैं 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो प्रूव हो गया 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। समझ गए बात? तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। तो उसके बारे में क्या कहता है वो कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, समझ आई बात? एंड 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। क्लियर है? तो अगर फंक्शन इसका पीरियोडिक फंक्शन है, ये जो अपर लिमिट दी है 0 to 2a, ये जो 2a लिमिट दी है, अगर इसके अराउंड फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे ये आपने देखा साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन में क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे 0 पे वैल्यू 0 है, और अगेन ये वैल्यू कितने पे रिपीट होती है? पाई पे रिपीट होती है ना। अगेन फिर पाई उसमें ऐड कर दो तो 2 पाई पे रिपीट होती है। तो ये जो साइन फंक्शन है वो पाई के लिए पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि साइन पाई प्लस एक्स लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन एक्स के बराबर आ जाएगी। सॉरी, 2 पाई पे। साइन किस पे है? 2 पाई पे अपने आप को, अपनी साइकिल को कन्वर्ट करता है। 2 पाई पे अपनी साइकिल को रिपीट करता है ना। तो ये 0 है यहाँ पे, ये भी 0 है, फिर ये साइकिल इसकी कंप्लीट कहाँ पे हो रही है? यहाँ तक पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है। जैसे घूम के आ रहा है तो 2 पाई पे अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये फिर घूम के आ रहा है, फिर 2 पाई पे अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो हर एक 2 पाई अगर हम x के साथ ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? साइन एक्स के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन अराउंड 2 पाई। 2 पाई पे साइन कैसा है? पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये भी यहाँ पे ऐसा ही है कि जो लिमिट दी है उसने अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, अपर लिमिट कुछ भी हो। अगर उसके अराउंड फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है तो क्या होगा? ओके, तो अभी इसको देखते हैं हम, इसको पहले वाले कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो देखो P5 में हमने क्या पढ़ा था? P5 में हमने पढ़ा था, जो पिछले वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था हमने कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये पढ़ा था हमने, बहुत सिंपल। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो रही है, इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या होगा? देख लो भाई, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स के बराबर किसके बराबर आ जाएगा? 0 to a, ये तो हो जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे रख दो 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो ये किसके बराबर आ गया? दोनों एक जैसे हैं, ऐड कर दोगे तो 2 आ जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो ये किस कंडीशन में आया कि अगर एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। अगर ये एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट एक देख लो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी। आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ रही होंगी। प्रॉपर्टी देखो, अगर आपको देखो फॉर्मूले वाइज अगर इसको याद करोगे तो बहुत मुश्किल है, बट अगर इसको कंसेप्ट से याद करोगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ f इज एन इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 to a हो जाएगा, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा। इफ़
एफ इज एन ओड फंक्शन। ठीक है, ओड फंक्शन कैसे होते हैं भाई, इवन फंक्शन कैसे होते हैं? देखो इवन फंक्शन कैसे होते हैं, जिसमें x की जगह पे अगर -x रख दो, x की जगह पे -x रख दो तो वैल्यू उसकी fx ही रहती है। और ओड फंक्शन कैसे होंगे, जिसमें x की वैल्यू -x रखने पे ये वैल्यू माइनस हो जाती है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। तो हम देखो इसको दो पार्ट्स में तोड़ के लिख सकते हैं। -a fx dx को हम कैसे लिख सकते हैं, -a/0 fx dx प्लस 0 to a fx dx। समझ में आई बात? इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई, -a से 0 और 0 से a, तो -a से a लिख सकते हैं हम इसको। अब -a to 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -0 to a लिख सकता हूँ fx dx। लिमिट मैंने चेंज कर दी, तो लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस 0 to a fx dx। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करते हैं हम, सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। t की जगह पे अभी हमें क्या करना है, इसमें -x हमें बनाना है ना, -x को बनाना है। तो लेट x इज इक्वल टू -t, x की जगह पे क्या रख देंगे हम, -t रख देंगे। तो -t रखेंगे तो क्या देखते हैं हम, dx इज इक्वल टू -dt हो जाएगा। और ये लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी, एट x इज इक्वल टू 0 t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। एट x इज इक्वल टू a, t की वैल्यू -a हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -0 जब है तो 0 की जगह पे t की वैल्यू 0 आ जाएगी, बट जब a है तो इसकी वैल्यू -a हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा f -t dt, है ना, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह पे ये 0 हो जाएगी और ये -a हो जाएगी, है ना, और ये हो जाएगा f -t dt। समझ आई बात इतनी? ओके। तो देखो यहाँ पे ही रख लो इसको, इतना इसको आगे रखने की जरूरत नहीं है, इसमें यहीं पे रख लो लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले में जब आप लिमिट रखोगे ये वाले पोर्शन में, तो -a/0 fx dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही इसी वाले में रख लो इसको, -a/0 fx dx, इसकी वैल्यू निकाल लो। इसमें केवल हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो जब ये लिमिट x की वैल्यू जब -a है, x की वैल्यू -a है तो t की वैल्यू हो जाएगी a, और जब 0 है तो t की वैल्यू हो जाएगी 0। तो -a पे हो जाएगा a और 0 पे हो जाएगी 0, और f -t dt हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो ये 0 a to 0 है, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, मैं इसको माइनस, लिमिट जब चेंज करेंगे इसकी, तो लिमिट चेंज करने पे क्या होगा, और ये माइनस भी आएगा यहाँ पे, dx इज इक्वल टू -dt है ना, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस में क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 to a f -t dt। अब डमी वेरिएबल कंसेप्ट से क्या करते हैं, हम इसको x में कन्वर्ट कर लेते हैं, f -x dx। ठीक है, तो अब देखो इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये वाला वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो बन जाएगा, इसको मिटा देते हैं, तो हमने लिखा था कि -a to a
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये प्लस ये, तो इसकी जगह पे हम इसको लिख देते हैं 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये वाली वैल्यू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इवन ओड फंक्शन के कंसेप्ट से देखो कि इफ़ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स तो क्या होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर ये ओड हो गया, ये तो इवन फंक्शन हो गया, अगर ये ओड हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगी इन प्रॉपर्टीज़ से। तो कैसे अब हम इन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे वो हम आगे वाले एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 31 देख लेते हैं। इवेल्यूएट -1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स मोड डी एक्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है कि ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें -1 से लेके, ये कोई फंक्शन है -1 से लेके और 2 इसने जो है लिमिट दी गई है, उस लिमिट पे हमें इसका जो इंटीग्रेशन है वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये फंक्शन आपका क्योंकि मोड के अंदर दिया है तो हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान करना है कि इसको पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ बीच में आ रही हैं, एक -1 से 0 एक आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई आखिर ये फंक्शन की वैल्यू -1 से 0 में कैसी होगी, 0 से 1 में कैसी होगी, 1 से 2 में कैसी होगी। ठीक है, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब अगर -1 से 0 लेते हैं x की वैल्यू तो क्या होगा, देखो माइनस का क्यूब करेंगे तो वो हमेशा उसके माइनस से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और भी छोटा हो जाएगा, तो ये छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, उसमें से माइनस करेंगे बड़ी क्वांटिटी, तो बड़ी क्वांटिटी माइनस करेंगे, तो देखो हमें क्या करना है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। किस उसमें किस इंटरवल में, -1 से लेके 0 तक। ठीक है, -1 से लेके 0 तक कोई भी वैल्यू रखो इसमें, तो आपको ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि -1 से 0 में x की क्यूब करोगे तो वो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये माइनस है तो ये वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। और माइनस ये वैल्यू में जब ये माइनस का होगा और ये माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस और माइनस बहुत छोटी क्वांटिटी, तो आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन की वैल्यू -1 से 0 अगर हम लेंगे तो उसमें ग्रेटर देन 0 आएगी। ग्रेटर देन 0 आएगी मतलब अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, किसके बीच में, -1 से लेके 0 पे, -1 से 0 के बीच में ये वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स रहेगी। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ से 0 से लेके -1 से 0 तक हमने निकाल लिया, अब हम 0 से लेके 1 तक देखेंगे। 0 से लेके 1 तक देखो इसकी वैल्यू कैसी रहती है, ग्रेटर देन 0 रहती है कि लेस देन 0 रहती है, क्योंकि अगर लेस देन 0 होगा तो हमें x माइनस एक्स क्यूब करना पड़ेगा, है ना। तो 0 से 1 के बीच में देख लो, सपोज दैट फॉर एग्जांपल हाफ ले लेते हैं हम। 0 से 1 के बीच में एक हाफ नंबर आता है, तो हाफ का क्यूब माइनस हाफ, ये क्यूब बड़ी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, है ना। छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी का अगर माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, माइनस आएगा। माइनस आएगा मतलब ये हो जाएगा x लेसर देन 0 आ जाएगा। तो ये किसके बीच में है, 0 से लेके 1 पे ये आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू, है ना। और 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में क्या है ये आपका, अगर मान लेते हैं 3/2 लेते हैं तो 3/2 का होल क्यूब बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, -3/2। तो उसमें ये फंक्शन आपका जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 आएगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स ही रहेगा, तो ये 1 to 2। तो ठीक है, थोड़ा सा ये झोल था इसमें, इस क्वेश्चन में, तो ये समझना जरूरी था। ठीक है,
तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसका आंसर आएगा। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, पहले 0 to 1 सॉरी -1 to 0 ले लेंगे, -1 to 0, और फंक्शन रहेगा हमारा x³ - x dx, ठीक है, प्लस फिर होगा 0 से लेके 1 फंक्शन रहेगा हमारा x - x³, ओके। फिर रहेगा हमारा 1 से लेके 2 के बीच में, और फंक्शन हो जाएगा x³ - x। इजीली आप कर सकते हो क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 11/4, ठीक है, आराम से कर लो। इसमें ये थोड़ा समझने की बात है कि x - x³ हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू लेसर देन 0 रहेगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ समझने लायक है, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल नंबर 31 में क्या है कि ये जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज है sin² x dx, ओके। कुछ समझ में आ रहा है? -a to a, देखो sin² x विल बी ऑलवेज इवन फंक्शन, है ना, इवन फंक्शन रहेगा ये हमेशा। भाई sin - x का अगर हम होल स्क्वायर करें तो वो हमेशा sin² x के बराबर आएगा, है ना। तो इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा तो क्या करते हैं, -a to a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 0 to π/4, और इसको लिख दूंगा मैं sin² x dx। उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम आराम से, इंटीग्रेशन करके उसमें लिमिट पुट कर दो π/4, वो आप आराम से कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 32 एग्जाम्पल में क्या करना है। मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर में, इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मैंने प्रॉपर्टीज अभी बताई हैं, इन प्रॉपर्टीज को कैसे हमें यूज़ करना है, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन तो आप सीख ही चुके हो। 32 में क्या है कि i की वैल्यू दी है 0 to π x sin x अपॉन 1 प्लस cos² x, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, उस टेक्निक का यूज़ करते हुए हम इसको कर सकते हैं। हमने एक टेक्निक पढ़ी थी 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a - x dx, ऐसा लिख सकते हैं हम, ओके। तो वही टेक्निक यहाँ पे यूज़ करनी है। तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 to π - x की जगह पे क्या रखेंगे, π - x रखेंगे, π - x sin x अपॉन 1 प्लस cos² π - x dx। cos² π - x क्या हो जाएगा, cos x के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to π, ये हो जाएगा π - x sin x अपॉन 1 प्लस cos² π। अब देखो इसको दोनों को ऐड कर दो, इस वाले को और इस वाले को ऐड करो, तो क्या आंसर आएगा, i प्लस आई इज इक्वल टू, देखो एक x sin x ये टर्म यहाँ पे कट हो जाएगी, या सिंपली आप देख लो sin x अपॉन 1 प्लस cos² x यहाँ पे कॉमन है दोनों के अंदर, तो क्या बचेगा, x प्लस π - x, x से x कटेगा तो क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ 0 to π, पाई बच गया खाली, ऊपर x खत्म हो जाएगा, sin x अपॉन 1 प्लस cos² x, सॉरी पाई नहीं है ये, cos² x, ठीक है, dx, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपली सिखा रखा है कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। 2i हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू पाई को बाहर ले लो, π/2 हो जाएगा, 0 to π sin x अपॉन 1 प्लस cos² x dx। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस cos² x को t मान लेंगे, सॉरी cos x को t मान लेंगे, तो cos x को t मान के फिर ये sin x में आपका लेट cos x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, sin x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से sin x dx आ जाएगा आपका माइनस dt के बराबर, ठीक है। लेकिन इसके लिमिट भी चेंज हो जाएंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, एट x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 1, cos 0 जो है 1 होता है, एट x इज इक्वल टू पाई t इज इक्वल टू -1, ठीक है। पाई पे कितनी वैल्यू होती है उसकी, -1 होती है। तो यहाँ पे लिमिट रख दोगे आप, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2
साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी हो जाएगा, तो मैं माइनस को पहले ही ले देता हूँ माइनस, और ये लिमिट कितनी हो जाएगी 1 से लेके -1 तक, 1 से लेके -1 तक, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, सिंपली आपका इंटीग्रेशन है, इजीली जो है कर सकते हो, तो इसको मैं नहीं करने वाला हूँ। tan इनवर्स टी का फॉर्मूला है ये, है ना, और ये इवन फंक्शन है, टी की वैल्यू के लिए इवन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे π/2 भी है ऑलरेडी, तो इवन फंक्शन है, तो ये माइनस को पहले तो हम अंदर लेके जाएंगे, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो लिमिट चेंज हो जाएंगी, ऊपर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I = π/2 -1 to 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये क्या है, इवन फंक्शन है, टी की वैल्यू चाहे -t रख दो तभी भी ये 1 प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × π/2 0 to 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। tan इनवर्स टी हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई tan इनवर्स टी, और लिमिट रहेंगे 0 to 1, पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 होता है π/4, पाई इंटू π/4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा π²/4। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। टेक्निक सीखी? ओके, अभी करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 33 में क्या है, मैं सिर्फ आपको टेक्निक बताऊंगा, और टेक्निक से ये क्या है, क्वेश्चन आपका चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। बड़े बड़े जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं। 33 में क्या दिया है, I = -1 to 1 sin 5x इंटू cos 4x dx। ठीक है, ओके। अभी हमें ये देखना है कि ये इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है। ये जो फंक्शन है हमारा fx क्या है, fx है हमारा sin 5x cos 4x। तो अभी अगर -x निकालें तो वो क्या आ जाएगा, sin 5 -x cos 4 -x, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा -sin 5x cos 4x। तो ये क्या है, fx है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -fx। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि f - x = किसके बराबर आ गया, -fx के बराबर आ गया। तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है। तो अगर लिमिट -1 से लेके 1 हो और ये फंक्शन ओड हो तो इसका आंसर कैसा आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अभी पढ़ा हमने। उसके बाद देखो 34 एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुटकियों में आसानी से सोल्व हो जाता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल नंबर 34, I = sin 4x 0 to π/2 अपॉन sin 4x प्लस cos 4x। ठीक है, dx। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं कर सकता हूँ लिमिट इसकी, इसको लिख सकता हूँ sin 4 π/2 - x की जगह पे π/2 - x लिखा जा सकता है, sin 4 π/2 - x प्लस cos 4 π/2 - x। देखो π/2 पे वैल्यू चेंज हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ये हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा cos 4x अपॉन ये cos 4x प्लस sin 4x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin की 4 प्लस cos की 4। ठीक है, और dx, दोनों को ऐड कर दो, सेम ही दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2i = sin 4 प्लस cos 4 sin 4x cos 4x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x। ठीक है, 0 to π, यहाँ पे π/2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 0 to π/2 dx। तो ये हो गया x 0 to π/2 कितना हो गया, π/2 - 0 दैट इज π/2। किसने के बराबर है, 2i के बराबर है। ये भी ध्यान रखना है, कई बार बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं कि 2i = π/2। तो i की वैल्यू क्या आ गई, i की वैल्यू आ गई π/4। ठीक है, तो बहुत इजीली आराम से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 35 भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, दो लिमिट होती हैं, दोनों लिमिट को ऐड करके हम -x कर सकते हैं, है ना। तो उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये एग्जाम्पल नंबर 35 है।
35 एग्जाम्पल क्या कहता है कि i इज इक्वल टू पाई बाई 6 पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस 10x का अंडर रूट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई बाई 6 पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अंडर रूट। ठीक है, एलसीएम कोस एक्स अंडर रूट आ जाएगा, कोस एक्स अंडर रूट प्लस साइन एक्स अंडर रूट, कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई बाई 6 पाई बाई 3 कोस एक्स अंडर रूट अपॉन कोस एक्स अंडर रूट प्लस साइन एक्स अंडर रूट और dx। ठीक है, देखने में अब ये उसी तरह से क्वेश्चन आपको लग रहा होगा जैसा हमने अभी पीछे किया है, पाई बाई 6 पाई बाई 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट को ऐड करके लिख सकता हूँ पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, ये हो जाएगा कोस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिखी जा सकती है, प्लस ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है भाई, तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 6 है आपका 30, 30 प्लस 60 90, 90 मतलब पाई बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 6 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब ये उसी तरह का आपका क्वेश्चन बन गया, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद 2i हो जाएगा, तो 2i पाई बाई 6 पाई बाई 3, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, कट जाएंगे दोनों एक दूसरे से, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 6 एलसीएम, तो 2 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। अब देखो 2 भी है इधर, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती, इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, एक क्वेश्चन 36 से 36 भी आप इजीली अपने आप कर सकते हो, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 7.11 आपको करनी है। कुछ अगर डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। इस लेक्चर के बारे में अगर कुछ आपके पास सजेशन है, सुझाव हैं, तो अपने सजेशन सुझाव आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका ध्यान रखूँगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।